जिसके थ्रू हम ये टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह के हार्डनेस को इजीली रिमूव कर सकते हैं। हमें पता है कि जो भी हार्डनेस प्रेजेंट होता है वाटर में वो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केटायंस एंड एनायंस। अगर इन केटायंस और एनायंस को इंडिविजुअली रिमूव कर दिया जाए तो वाटर हम कह सकते हैं कि प्योर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में कुछ एक्सचेंज रेजिन्स यूज किए जाते हैं। ये जो एक्सचेंज रेजिन्स हैं ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, जिनके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि एक्सचेंज किए जा सकते हैं वाटर में अवेलेबल कैटायंस और एनायंस के साथ। एक्सचेंज होने से फायदा ये होता है कि ये अपने कुछ कैटायन वाटर को देते हैं और उसमें जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस हैं उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक उसी तरह अपने ये एनायंस वाटर को देते हैं और उसमें जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस है उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एक्सचेंज करते हैं आयंस का फ्रॉम वाटर टू इटसेल्फ। तो ये जो एक्सचेंज है तो इससे होता क्या है कि टोटल जो वाटर हार्ड वाटर जिसमें कि कैटायंस और एनायंस अवेलेबल हैं वो टोटली रिमूव कर दिए जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। ये एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स ये क्रॉस लिंक पॉलीमर स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये हम देख रहे हैं कि ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन में इस बेंजीन रिंग पर ये सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है SO3 H+। तो इसका जो ये H+ वाला पार्ट है, ये H+ पार्ट ये एक्सचेंज किया जाता है कैटायंस के थ्रू। और कैटायंस कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये यहाँ आके अटैच होते हैं और ये H+ आयन यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन जितने भी कैटायंस अवेलेबल होते हैं उस हार्ड वाटर में उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है धीरे धीरे और H+ आयन को रिलीज कर देता है वाटर में। यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है कैटायन एक्सचेंज रेजिन का वो सल्फोनेटेड स्टायरीन और डाइविनाइल बेंजीन का एक कोपॉलीमर है जो कि क्रॉस लिंक स्टेट में H+ आयन को एक्सचेंज करता है कैटायंस के साथ जब ये वाटर सॉफ्टनिंग में यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर है एक एनायन एक्सचेंज रेजिन का जिसमें हाइड्रोक्सिल आयंस अवेलेबल हैं जो कि एक्सचेंज किए जाते हैं जितने भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस हैं वाटर में अवेलेबल, जैसे बाइकार्बोनेट्स या सल्फेट्स या क्लोराइड्स। तो ये सल्फेट्स क्लोराइड ये जो एनायंस है ये यहाँ के अटैच होते हैं और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं, ये वाटर को मिल जाते हैं। तो इन केसेज में ये जो रिमूवल होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन का होता है और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग जो भी एनायंस हैं वहाँ अवेलेबल उनका होता है। तो ये एक एक्सचेंज रेजिन है जिसने कि जितने भी एनायंस प्रेजेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग उनको एक्सचेंज करके एब्जॉर्ब कर लिया। और जो इससे पहले बताया गया था कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स उन्होंने जितने भी कैटायंस थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे वाटर हम कह सकते हैं कि प्योर सॉफ्ट अप टू 2 to 4 ppm तक ये सॉफ्टनेस आ जाती है। तो ये एक बहुत ही एक्सीलेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू कि कैटायंस और एनायंस दोनों रिमूव किए जा सकते हैं हार्ड वाटर से। ये डायग्राम है एक आयन एक्सचेंजर का जिसमें कि कैटायन और एनायन दोनों तरह के एक्सचेंजर लगे हुए हैं। इसमें यहाँ ये जो पोर्शन है ये पाइप है, यहाँ से वाटर इनलेट करता है, अंदर आता है इनलेट, और ये जो वाटर है ये धीरे धीरे इस ये जो कैटायन एक्सचेंज बेड है इस सिलेंडर में इसमें आके पूरी तरह फैलता है ये वाटर और इसके थ्रू इस कैटायन एक्सचेंज बेड के थ्रू ये पास करता है। जब ये पास करता है कैटायन एक्सचेंज बेड के थ्रू
तो यहाँ पर एक्सचेंज रिएक्शंस होते हैं, और ये जो एक्सचेंज रिएक्शंस हैं वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 2R H प्लस Mg+2 और Ca+2, ये R जो है ये रिप्रेजेंट करता है उस रेजिन को, और H+ वो आयन है जो कि एक्सचेंज किया जा रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन यहाँ आके अटैच होगा और ये H+ आयन रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो होगा R2 Mg+2 प्लस 2H+। तो ये जो 2H+ है, ये हाइड्रोजन आयन, ये जो वाटर यहाँ से छन के बाहर निकल रहा है उसमें अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा जो भी एनायंस थे इस हार्ड वाटर में, वो सभी एनायंस भी, जैसे क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ये सभी आयंस यहाँ अवेलेबल रहते हैं, और ये इस पंप के थ्रू फिर एनायन एक्सचेंजर में भेज दिए जाते हैं। अब यहाँ एनायन एक्सचेंजर में ये एनायन एक्सचेंज बेड पे फैलता है कंप्लीट, और इसके थ्रू जब वो पास करता है एनायन एक्सचेंज बेड के थ्रू, तो इसमें जितने भी एनायंस हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं बाय द रिएक्शन। ये हम ले सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन, 2R OH माइनस प्लस Cl माइनस या SO4 माइनस माइनस, ये कोई भी जितने भी एनायंस होंगे वो उन सभी को रिमूव करेगा। ये हो जाएगा R2 SO4 प्लस OH माइनस। तो यहाँ से जो वाटर पास होके बाहर निकलेगा इस बेड के थ्रू, उसमें OH माइनस होंगे, और जितने भी केटायंस थे वो तो केटायन एक्सचेंज रेजिन जो बेड था उसने रिमूव कर दिया, तो OH माइनस यहाँ बचा हुआ है, और H+ आयन जो यहाँ से आया वो भी बचा हुआ है। ये H+ आयन और OH माइनस आयन ये दोनों कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना ले, तो इस केस में जो सॉफ्टनेस होती है ये बहुत ही हाई होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो जब एक साइकिल पास करता है हार्ड वाटर का किसी भी बेड के थ्रू, चाहे वो कैटायन एक्सचेंज बेड हो या एनायन एक्सचेंज बेड हो, तो जितने भी H+ आयन थे वो रिमूव कर दिए जाते हैं। जैसे कैटायन एक्सचेंज बेड का अगर हम एग्जांपल लें, जितने H+ आयन थे वो रिमूव कर दिए गए बाई जितने कैटायंस वहाँ अवेलेबल थे। तो जब एक बार एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर ये जो बेड हैं वो हम कह सकते हैं कि वो डेड हो जाते हैं। तो इनको हमें फिर से रीजनरेट करना होता है, और रीजनरेट करने के लिए हम यहाँ कैटायन एक्सचेंज बेड में डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं। डाइल्यूट एसिड इस पंप के थ्रू ये यहाँ से स्प्रिंकल किया जाता है, और ये जब पास करता है इस बेड के थ्रू, तो ये जितने भी केटायंस कैल्शियम मैग्नीशियम आयन यहाँ डिपोजिटेड थे उनको रिमूव करके H+ आयन यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देता है। ठीक इसी तरह एनायन एक्सचेंज बेड को रीजनरेट करने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं। NaOH जितने भी एनायंस यहाँ अटैच हुए थे उन सबको रिमूव करके OH माइनस को फिर से अटैच कर देता है उन पोजीशंस पे जहाँ से कि वो फिर एक्सचेंज किए जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है एग्जॉशन का, जिसमें कि वाटर पास करता है इसके थ्रू, दोनों बेड के थ्रू, और उसके अलावा फिर उसके बाद हर एक साइकिल के बाद एक बार इसको रीजनरेट किया जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। एक बार एग्जॉशन होगा, फिर रीजनरेशन होगा, फिर एग्जॉशन होगा, फिर रीजनरेशन होगा, और इसके थ्रू 0 to 2 ppm का ppm हार्डनेस का वाटर हम ले सकते हैं। तो इस केस में जो सॉफ्टनेस होती है वो बहुत ही हाई होती है, और यहाँ पर हम रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट
वो कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड्स और बेसिस यूज किए जा रहे हैं वो कंटिन्यूसली यूज होते रहते हैं।